डियर स्टूडेंट्स, पहले अपन ने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन समझाया था। अब इसका लास्ट मेथड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंस। इसमें 7th और 8th मेथड कंबाइंड है। इसका वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है वो इस तरीके से होती है, एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू 0। तो वेयर एम और एन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है तो पहले इसको एग्जैक्ट होना चेक करना पड़ता है अपन को। तो एग्जैक्ट कंडीशन चेक करने के लिए इसमें क्या है, इस एम का तो करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इस एन का करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, एन का तो करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल वाई के रिस्पेक्ट में और एन का करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर दोनों इक्वल आ गया तो ये कंडीशन चेक करनी होती है पहले। तो ये फर्स्ट जो है वो देन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो पहले ये कंडीशन चेक करनी है इसमें। तो ये कंडीशन चेक हो जाती है तो फिर इसके बाद क्या है, इसमें तो इंटीग्रेशन करते हैं। एक I1, तो I1 का मतलब होता है कि इसे इस फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, मतलब एम डी एक्स। तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन तो करना है, बट इसमें क्या है कि ये जो x के रिस्पेक्ट में है ना, तो इसमें y इज कांस्टेंट रखते हुए इंटीग्रेशन करना है अपन को, एज y इज कांस्टेंट। y को कांस्टेंट रखते हुए इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा और एक दूसरा पार्ट एन डी वाई। इसमें क्या है कि y को कांस्टेंट रखते हैं, पर इसमें क्या है कि x की टर्म रखते ही नहीं है ना, विदाउट x टर्म, विदाउट x टर्म। प्लस में x की टर्म को छोड़ के जो पार्ट बचेगा उसका अपन को इंटीग्रेशन करना है और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो I1 प्लस I2 और इक्वल टू c ना, यहाँ एक साथ c लास्ट में लगा देंगे। तो ये प्रोसेस है बस इसका ना, सबसे सिंपल मेथड है। तो इसका एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल अपन लेते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx x प्लस वाई होल स्क्वायर dy इक्वल टू। जैसे एग्जांपल है अपना पहला, तो इसमें ये क्या शो कर रहा है m, ये क्या शो कर रहा है n। तो m हो गया अपने पास x स्क्वायर 2xy माइनस वाई स्क्वायर एंड y n हो गया ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर से सोल्व भी कर सकते हैं। तो यूँ लिख सकते हैं x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब पहले इसका एग्जैक्ट होना चेक करना पड़ता है। तो एग्जैक्ट होने के लिए इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे अपन y के रिस्पेक्ट में, m वाले का करना है y के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशियल तो y का करते हैं तो मतलब x तो इसके लिए कांस्टेंट रहता है ना, तो x का इसमें 0 हो जाएगा और इसमें x कांस्टेंट है तो ये 2x y का 1 हो गया, y स्क्वायर का 2y। ये इक्वेशन प्लस है, तो ये अपने पास प्लस 2xy 2x प्लस 2y और इसका ही पार्शियल डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में करते हैं, सॉरी x क्या है। तो यहाँ क्या आएगा 2x और इधर हो जाएगा x का 1 तो 2y। तो यहाँ देख रहे हैं ना अपन कि ये 2x प्लस 2y दोनों क्योंकि सेम है तो इट मींस एग्जैक्ट हो गई है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एम डी वाई इक्वल टू एम डी एक्स। तो देयरफॉर फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपन इसको चेक कर लिया कि एग्जैक्ट है ना। अब एग्जैक्ट होने के बाद इसमें इस वाले का तो
बताया कि I1 का मतलब एक इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें mdx एज y इज कांस्टेंट है ना, तो पूरा एक पहले ये उतार देते हैं x स्क्वायर 2xy प्लस y। अब इसमें क्या है कि जो y है वो कांस्टेंट रखते हुए ना x का ये रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो तो ये जाएगा x³ 3, फिर 2 इसका हो जाएगा x²/2y और ये y कांस्टेंट है तो y² बाहर आकर x रह जाएगा, ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो मतलब I1 जो आया अपने पास ये आया x³ प्लस x² प्लस xy²। तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन आ गया अपना है ना। अब दूसरा इंटीग्रेशन निकालने के लिए I2 अपन ने बताया था ये विदाउट एक्स टर्म, मतलब ये वाला पार्ट n वाला है, इसको अपन ने सॉल्व करके लिख दिया, तो ये वाला पार्ट ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपने पास। तो इसमें तो x की टर्म है उसको रिमूव कर देते हैं ना, मतलब ये x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, इसमें ओनली तो विदाउट एक्स टर्म बताया यहाँ पर, तो विदाउट एक्स टर्म ओनली y² है, तो यहाँ ओनली y² ही लिखेंगे, ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो y³/3। फिर बताया था I1 + I2 = c, I1 + I2 = c, तो I1 अपना आ गया था ये x³ प्लस x² y प्लस xy² और प्लस y³ = c, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा ना, ये एग्जैक्ट डिफरेंस है। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं अपन इसमें, तो दूसरा एग्जांपल ये है, सेकंड एग्जांपल देखिए, e⁴y + 1 cos x dx ey sin x dy = 0। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि m ये टर्म हो गई और n ये हो गया। सबसे पहले इसमें एग्जैक्ट होना चेक करते हैं, मतलब m तो हो गया यहाँ पे e⁴y + 1 cos x और n हो गया e⁴y sin x, तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y के रेस्पेक्ट में करना तो cos x x की टर्म है, तो ये तो टर्म कांस्टेंट है, तो ये बाहर रहेगा e⁴y का e⁴y हो गया और 1 का 0, cos x मल्टीपल में रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये x की टर्म, इसके लिए इसका पार्शियल डिफरेंशियल m का y के रेस्पेक्ट में e⁴y cos x आया। फिर इस m का x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो इसमें x की टर्म क्या है sin x, तो e⁴y कांस्टेंट टर्म है और sin का हो जाएगा cos x, तो यहाँ देख रहे हो आप e⁴y cos x e⁴y cos x दोनों सेम आ रहे, तो मतलब कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है, इसका y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वल है, तो इट मींस इसकी इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, तो 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये अपना प्रूफ तो हो गया कि एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट होने के बाद फिर अपन ने इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो पहले पार्ट को I1 से डिनोट करते हैं, और I1 का मतलब ये वाला पार्ट हो गया पूरा e⁴y cos x dx, तो इसमें अपना होता है कि इसको y की टर्म को कांस्टेंट रखते हुए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये e⁴y + 1 पूरा ही कांस्टेंट है क्योंकि x का फंक्शन भी cos x है, इसमें e⁴y + 1 ये बाहर आ जाएगा cos x dx। अब cos का इंटीग्रेशन होता है अपने पास sin x, और फिर I2 ना दूसरा इंटीग्रेशन इसका करना है, तो इसमें अपने कहा था कि जो विदाउट एक्स टर्म, तो यहाँ पर अपनी मल्टीपल में तो ये भी x की टर्म ही है पूरी ना, e⁴y और sin x मिलकर एक ही टर्म है, तो इसमें sin x अलग से टर्म नहीं है, तो इसमें x विदाउट एक्स टर्म है ही नहीं, तो
विदाउट एक्स टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब हो गया ये जीरो हो गया, पार्ट ही नहीं इसमें विदाउट एक्स टर्म का, तो ये I2 इसमें जीरो आएगा। फिर अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि I1 I2 इज इक्वल टू सी, दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू सी लिख देते हैं, बस ये आंसर रहता है। तो ये हो गया अपने पास e टू द y प्लस 1 sin x प्लस 0 इज इक्वल टू सी, मतलब यही आंसर है क्या बस इसका, e टू द पावर y प्लस 1 sin x इज इक्वल टू सी, ये आंसर है इसका। ये अपना अब है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना। अभी अपन ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बताता कि m dx n dy इक्वल टू 0 में ये कंडीशन होती थी m dx मतलब m का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू होता है n का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर इक्वल है जब तो एग्जैक्ट होती है, अगर इक्वल नहीं होगा तो ये एग्जैक्ट नहीं होगी। तो यहाँ जो क्वेश्चन आएगी ना, मतलब ऐसा है नहीं जो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, तो मतलब पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y नॉट इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x में इक्वल नहीं आएगा। तो इक्वल नहीं आने से ये क्या हो जाएगा कि 1 इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं ना, तो एग्जैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर की जरूरत पड़ेगी अपन को ना, IF जिसको अपन शॉर्ट में IF बोलता है। तो इंटीग्रल फैक्टर ये फाइंड करना होता है। फिर क्या होता है कि इसे इंटीग्रल फैक्टर को इस इक्वेशन से मल्टीपल करते हैं तो ये क्या एग्जैक्ट बन जाती है। मतलब जैसे इक्वेशन नंबर 1 है अपनी, इसको मैंने IF से मल्टीपल करा तो ये क्या है, जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगी। तो इंटीग्रल फैक्टर वो होता है जिससे पूरी इक्वेशन को मल्टीपल करते हैं ना, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर ये है कि इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कैसे करें, तो इस कुछ रूल्स है ना, 5 रूल्स है इसके। तो पहला रूल्स तो ये है, तो वो रूल्स जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप पर डिपेंड करेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। तो जैसे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अपनी m dx n dy इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसमें अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पर अपन को ये चीज चेक करनी है पहले कि इस m को x से मल्टीपल करो और n को y से मल्टीपल करो, तो ये टर्म फाइंड करनी है पहले। क्या करना है, n वाले को x से और n वाले को y से मल्टीपल करना है, और फिर जो टर्म फाइंड होगी उसको चेक करना है। ये जो टर्म आ रही है ना वो 0 नहीं आनी चाहिए ना, जैसे फाइंड करा तो अगर ये 0 नहीं आ रहा है फाइंड करने के बाद, इस फाइंड कर लिया पहले, और फिर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसमें इंटीग्रल फैक्टर जो है वो इस केस में आता है 1/mx and y। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो इंटीग्रल फैक्टर बनाने का रूल्स ये है इसमें कि mx प्लस ny करना और ये 0 नहीं आना चाहिए बस है ना, ये देखना है। इसमें 0 आएगा तो वो डिवाइड में इंफिनिटी हो जाएगा इसलिए, तो मतलब यहाँ पर 0 नहीं आ रहा तो बोले इसको 1/, में लेने से जो बनेगा वो इंटीग्रल फैक्टर बन जाएगा। फिर इसके बाद तो अपना वही प्रोसेस होता है कि जैसे इक्वेशन नंबर 1 है अपनी, तो 1 into IF करेंगे, 1 into IF जो भी समझाया अपने कि 1 into IF करने पर ये क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसका प्रोसेस वही होगा, एग्जैक्ट होने के बाद सीधा I1 एक ना m को m का डिफरेंशियल करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है एज y कांस्टेंट रखते हुए, और इसका विदाउट x टर्म तो दोनों को I1 I2 फाइंड करके, मतलब जो पहला वाला मेथड है पूरा प्रोसेस वही करना है इसके बाद। तो बस ये IF बनाना मेन है ना कि IF कैसे फाइंड होते हैं, तो इस फॉर्म के लिए तो चलो होमोजेनियस होगी जब तो इस रूल से ना IF फाइंड हो जाएगा अपना। अब जैसे ये होमोजेनियस नहीं है मतलब m dx, तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर्म तो ये है बट ये होमोजेनियस नहीं है, जैसे पहले होमोजेनियस थी
अब होमोजेनियस नहीं है, तो ये यहाँ पर जो है मैंने वो इस फॉर्म में होगा। जैसे ये जो फॉर्म है कुछ ऐसे मिलेगी अपन को, n की फॉर्म में क्या है कि अपन को y कॉमन मिलेगा। जैसे ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई छोड़ने के बाद इसमें जो y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे पहले वाले में m वाले जो फॉर्म है ना उसमें y कॉमन मिलेगा अपन को, तो यहाँ y कॉमन मिलेगा। दूसरे वाले में जो n जो है इस टाइप में होगा जिसमें आपको x कॉमन मिल रहा होगा। तो जैसे x कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग फंक्शन है वो x y का लिख देता हूँ अभी, तो फिर ये x से dx इक्वल टू 0। तो इसकी जो फॉर्म होगी ना n की, वो पर्टिकुलर इस फॉर्म में मिलेगी, n की पर्टिकुलर फॉर्म इस टाइप की होगी, मतलब इनमें y कॉमन मिलेगा, इसमें x कॉमन मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंस ही है, मतलब इसमें होमोजेनियस था, इसमें होमोजेनियस नहीं है, तो ये चीज होनी चाहिए इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ सम कर देता है ना, ऐड कर देता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इनका डिफरेंस चेक करना है। जैसे mx करना वही है, इसको x से मल्टीपल करना है, इसको y से मल्टीपल करना है m वाले फंक्शन को, और उसको n वाले को y से करना है। तो इनका सम कर देते हैं, ये डिफरेंस करता है बस, है ना। तो इनका डिफरेंस, वो डिफरेंस जो है ना वो फिर 0 नहीं आना चाहिए, है ना। ये फाइंड करना है, तो ये 0 नहीं आएगा, तो देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन फैक्टर ये हो जाएगा, तो वही 1 में कर देंगे mx माइनस ny। तो इस फॉर्म का if इस फॉर्म ना इस तरीके से फाइंड होगा, तो ये इसका रूल है। और फिर if बनने के बाद वही बताया कि इसको 1 से मल्टीपल कर देंगे ना, जो अपनी इक्वेशन है गिवन इक्वेशन, उसको इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीपल कर देंगे। इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीपल करने से बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। तो जैसे एग्जैक्ट होगी फिर उसका प्रोसेस वही होगा जो अपन ने पिछले मेथड में बताया। रूल्स ये है कि जैसे अपने पास पार्ट्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए रही सारी, बट ये क्या है अपने पास पहले दो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, होमोजेनियस नहीं है, और जिसमें x कॉम है ना, इसमें x कॉम y कॉमन था, इसमें x कॉम वो वाली कंडीशन नहीं है ना, पहले दो रूल इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अपन थर्ड रूल पर आते हैं। तो थर्ड रूल में क्या करते हैं कि ये अपन कंडीशन तो एग्जैक्ट होने के लिए पहले चेक करते ही हैं, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो ये इक्वल तो है नहीं। तो जब ये टर्म फाइंड करेंगे तो इनका क्या है डिफरेंस लेना है अपन को। जैसे m ना m के रिस्पेक्ट m का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y वाले में से पार्शियल डिफरेंशियल n विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंस करके डिफरेंस कर लेंगे। फिर इसमें क्या है कि n का डिवाइड करेंगे, जैसे n वाले का पार्शियल डिफरेंशियल माइनस करना है तो n का ही डिवाइड करना है, और फिर इससे जो टर्म आएगी वो फाइंड करनी है अपन को। तो ये जो टर्म आएगी वो फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कांस्टेंट को अभी कोई क्या नाम दे देता हूँ ना, क्या होना चाहिए कि या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कांस्टेंट ना, मतलब y का या x का नेक्स्ट फंक्शन नहीं होना चाहिए, ओनली x का ही फंक्शन आना चाहिए या कांस्टेंट आ सकता है। तो इस केस में जो इंटीग्रल फैक्टर होता है वो ऐसे फाइंड होता है। इसमें इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर में ये जो फंक्शन आया ना, ये डिफरेंस करने के बाद और इसका डिवाइड करने के बाद जो भी फंक्शन आया x का उसको e की पावर में लेके इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। या f(x) आ रहा है तो ये हो जाएगा, और कांस्टेंट आ रहा है तो ये हो जाएगा। तो इसमें if ऐसे फाइंड होता है। फिर if बनाने के बाद वही प्रोसेस रहेगा कि इसको ना फर्स्ट इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन है उसको if से मल्टीपल करना है, if से मल्टीपल करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। फिर प्रोसेस वही रहता है। अब फोर्थ रूल है कि जैसे अपन ने जब फॉर्म यही रहती है, सब फॉर्म यही चल रही है अपनी एन डी वाई है ना, और तरीका भी वही है। जैसे इसमें तो फाइंड करेंगे एग्जैक्ट नहीं है तो ये काट देता हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो अभी आने में तो अपन ने क्या है कि इसमें से इसका ना m वाले में से पार्शियल डिफरेंशियल m वाले में से m का माइनस करा। अब मान लो कि इससे u और टर्म नहीं आ रही जो अपन को चाहिए ना, f(x) से कांस्टेंट टर्म नहीं आई, तो मतलब ये वाला रूल फेल हो गया। तो फोर्थ रूल में क्या होता है कि इसको उल्टा माइनस करके देख लो, मतलब n वाले में से जो n का पार्शियल डिफरेंशियल करना है ना उसमें से m वाले का पार्शियल डिफरेंशियल माइनस कर दो, ठीक है। इस वाले में से इस वाले का डिफरेंशियल माइनस कर दिया
तो जिसको माइनस करा ना उसमें m का पार्शियल डिफरेंशियल माइनस करा तो यहाँ m का ही डिवाइड करना है। फिर यहाँ जो फंक्शन होगा ना वो फंक्शन y या फिर कांस्टेंट आ सकता है ना, x का या xy का ऐसे नहीं आना चाहिए ना, y का फंक्शन आना चाहिए या फिर कांस्टेंट को बोल के नाम देता हूँ अभी। और फिर इसमें इंटीग्रल फैक्टर जो है वो ये हो जाएगा e टू द पावर में f y, जो फंक्शन यहाँ फाइंड हुआ है उसका e टू द पावर में फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, ये y के रेस्पेक्ट में, इसलिए y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। और ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा k dy, y का नहीं इसकी k के साथ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, जैसे यहाँ कांस्टेंट का x के रेस्पेक्ट में करना है ना, और यहाँ इसका y के रेस्पेक्ट में। तो अपने 4 रूल सभी समझा दिए मैंने। तो अब है अपना लास्ट रूल ना, 5 रूल है इसके। तो रूल नंबर 5 ये है, अपनी वही फॉर्म तो ऐसी होती है m dx n dy इक्वल टू 0। तो यहाँ अपनी कंडीशन वही चल रही है अभी कि इसका m का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इक्वल नहीं है। तो इस वाली फॉर्म में क्या है कि इसे अपन सीधा इंटीग्रल फैक्टर लेट कर लेते हैं इसमें ना, जैसे इंटीग्रल फैक्टर जो है ना x की पावर कुछ h और y की पावर कुछ है ना, वहाँ h के भी कांस्टेंट है ना, वेयर h के भी कांस्टेंट है यहाँ। तो इसमें डायरेक्ट इसको लेट कर लेते हैं ना। बस ये है कि इसमें जो m और n है वो मतलब अलजेब्रिक फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये फॉर्म ना ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, मतलब ये वाला रूल्स यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें m sin x जैसे m n में मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे नहीं आना चाहिए, ये केवल अलजेब्रिक फॉर्म होती है ना, जैसे x की पावर y की पावर अलजेब्रिक फॉर्म में होना चाहिए, जैसे m n की फॉर्म उसमें अप्लाई करते हैं इसको। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर सीधा ये लेट कर लेते हैं। और जब ये इंटीग्रल फैक्टर है तो ये इक्वेशन जो होगी ना अपनी वो ना इक्वेशन में जो एग्जैक्ट नहीं है अभी, और इंटीग्रल फैक्टर ऐसे कर लिया तो इंटीग्रल फैक्टर को ना गिवन इक्वेशन से मल्टीपल करते हैं। तो ये जो इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीपल करोगे ना तो ये जो नई फॉर्म बनेगी अपनी, वो समझ लो यहाँ पे m चेंज हो जाएगा इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीपल करने से। तो इसको नया नाम m डैश x, इसको कोई नया नाम m डैश y से दे दिया मैंने। इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीपल करेंगे तो m और n चेंज हो जाएंगे अपने। तो ये चेंज होने के बाद जो नई फॉर्म आएगी वो एग्जैक्ट होगी, क्योंकि अपन ने एज्यूम कर लिया कि एग्जैक्ट मतलब इंटीग्रल फैक्टर है और इंटीग्रल फैक्टर को किसी इक्वेशन से मल्टीपल करते हैं तो उसको एग्जैक्ट बना देता है। तो मतलब ये अपनी जो इक्वेशन है ना सेकंड नंबर वाली वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इसमें, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल और इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। ये क्या अपन इसको लेट करा था ना तो ये h के फाइंड करने पड़ता है। तो ये जो h के ना इस कंडीशन से फाइंड हो जाएंगे अपन को, क्योंकि अब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होएगी। तो यहाँ पर क्या है कि इसे एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन में सेम टर्म के जो कोएफिशिएंट होंगे ना, दो टर्म बनेगी, उससे सेम टर्म के कोएफिशिएंटों का कंपेयर करके h के फाइंड कर लेंगे ना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करके ना दो टर्म बनेगी, उस दो टर्म में जो सेम टर्म के कोएफिशिएंट का कंपेयर करके h एंड k की जो इक्वेशन बन जाएगी, h k की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। Comparing coefficient of same term, यहाँ जो इक्वेशन बन जाएगी उसमें सेम टर्म जो होगी उसके कोएफिशिएंट का कंपेयर करके h और k में दो इक्वेशन फाइंड हो जाएगी अपन को, और उन इक्वेशन को अपन सॉल्व करके h और k फाइंड कर लेंगे। h के फाइंड करने के बाद यहाँ पुट कर देंगे, बस यही बन जाएगा। IF के बाद प्रोसेस अपना वही रहता है ना, I1 ना एक इंटीग्रेशन दूसरा I2 दोनों को ऐड करके इक्वल टू C। तो ये 5 रूल्स है अपने, बाकी प्रोसेस वही रहता है एग्जैक्ट होने का। तो बस ये रूल्स फॉलो करने हैं इसमें अपन को, और उसके अलग अलग कंडीशंस अपने समझा दी।